सीताराम, सभी को स्वागत है आपका चैनल ईसीजी लर्नोलॉजी के अंदर। अपना टॉपिक हो गया था पी वेव, क्यू वेव, आर वेव एंड एस वेव। अब जो है लास्ट वो है अपना क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या होता है? जो क्यू वेव है, देखिए जो क्यू वेव है, आर वेव है और एस वेव, इन तीनों से मिलके जो बनता है उसको अपन क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ठीक है, इन तीन वेव से मिलके जो बनता है उसको क्या कहते हैं? क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। तो आज अपन किसके बारे में पढ़ेंगे? क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के बारे में आज अपन डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, उसकी नॉर्मल चीजें अपन सारी इस टॉपिक में कवर करेंगे। तो सबसे पहले देखिए क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स इज अ ग्रुप ऑफ थ्री वेव्स। तीन वेव्स का ग्रुप होता है। कौन कौन सी थ्री वेव्स? क्यू, आर और एस। इन तीन वेव्स का ग्रुप होता है कौन सा? क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट पॉइंट है द क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट डिपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल्स। भाई आपको मैंने बता दिया था कि जो क्यू वेव है वो क्या बताती है, किसको रिप्रेजेंट करती है? सेप्टम की डिपोलराइजेशन की वजह से बनती है। भाई ये क्यू वेव है, देखिए ये क्यू वेव क्यों बनती है? सेप्टम की डिपोलराइजेशन। हार्ट का ये कौन सा पार्ट है? सेप्टम। तो सेप्टम की डिपोलराइजेशन की वजह से बनती है क्यू वेव। जो मेजर पार्ट है हार्ट का, वेंट्रिकल का, उस वेंट्रिकल के मेजर पार्ट की डिपोलराइजेशन से बनती है आर वेव। और जो अपर पार्ट है, अपर पोर्शन है, ठीक है, वेंट्रिकल का, इसके डिपोलराइजेशन से बनती है अपनी एस वेव। ठीक है, तो क्यू और आर और एस ये क्यों बन रही है? पूरे वेंट्रिकल की, कंप्लीट वेंट्रिकल की डीपोलराइजेशन होने की वजह से। दोनों वेंट्रिकल्स जो है वो जब डीपोलराइज करते हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे कौन सी वेव बनती है? ईसीजी के अंदर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बनता है उस टाइम पे। ठीक है, क्यू, आर और एस तीनों मिलती है तो उसको तीनों को साथ में क्या बोलते हैं? क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इट इज द लार्जेस्ट कॉम्प्लेक्स इन ईसीजी। भाई ईसीजी के अंदर सबसे लार्जेस्ट कॉम्प्लेक्स होता है। जब आप पी, क्यू, आर, एस, टी देखेंगे तो क्यूआरएस सबसे बड़ा है। देखो पी छोटी है, टी छोटी है। सिर्फ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या रहता है? थोड़ा सा लार्जेस्ट बना हुआ रहता है, बड़ा सा बना हुआ रहता है। ठीक है, क्यों रहता है? बिकॉज द वेंट्रिकल्स कंटेन लार्जेस्ट मास ऑफ मायोकार्डियम इन द हार्ट। क्योंकि वेंट्रिकल ही है जिसके पास लार्जेस्ट मास है। कहने का मतलब जब आप पूरा हार्ट देखेंगे तो हार्ट में आपको पता है चार चैम्बर्स होते हैं, दो एट्रिया, दो वेंट्रिकल्स। तो वेंट्रिकल्स की जो लेयर रहती है वो थिक रहती है। जो वेंट्रिकल की मायोकार्डियम है वो थिक रहती है। उसका थिक रहने का रीजन क्या है? क्योंकि वेंट्रिकल्स को ब्लड को पंप करके पूरी बॉडी में भेजना होता है। राइट वेंट्रिकल को लंग्स के पास और लेफ्ट वेंट्रिकल को पूरी बॉडी में। तो आप देखिए उसको इतना ज्यादा फोर्स जनरेट करना पड़ता है, इतना तेज पंप करना पड़ता है कि ब्लड को आगे पुश हो सके, ब्लड जो है आगे जा सके। ठीक है, तो लेयर का उसके लिए थिक होना जरूरी है। ठीक है, एट्रिया की लेयर उसी कंपैरिजन में देखा जाए तो थोड़ी थिन रहती है, वेंट्रिकल्स की थिक लेयर रहती है। और जितनी थिक लेयर उतना ज्यादा एक्शन पोटेंशियल होगा, जितना ज्यादा एक्शन पोटेंशियल होगा उतने बड़े वेक्टर्स बनेंगे। ये टॉपिक मैंने ईसीजी इंटरप्रिटेशन में बता दिया था आपको। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट है तो उसमें आगे आप जाके देख सकते हैं। तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो रहता है उसका लार्जेस्ट कॉम्प्लेक्स वो देखने को मिलता है क्योंकि मायोकार्डियम जो रहती है वेंट्रिकल्स की वो थिक रहती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स इज फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द क्यू वेव टू द एंड ऑफ द एस वेव। ठीक है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स कहां से? बिगिनिंग ऑफ द क्यू वेव। भाई इसको अपन अगर मेजर करते हैं, ठीक है, इसको अपन यहां से मेजर कर रहे हैं कि कहां से है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स को, तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स को कहां से मेजर करते हैं? बिगिनिंग ऑफ द क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, बिगिनिंग ऑफ द क्यू वेव। ये क्यू वेव है, ये क्यू वेव की बिगिनिंग है। क्यू वेव की बिगिनिंग से लेके एंड ऑफ द एस वेव यहाँ पे जाके एंड हो रही है। तो इस पूरे पोर्शन को अपन क्या कहते हैं? क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आपसे पूछे तो क्या बताओगे? बिगिनिंग ऑफ द क्यू वेव टू द एंड ऑफ द एस वेव। ठीक है, नेक्स्ट देखिए द नॉर्मल एक्सिस ऑफ द क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स इज -30 टू +90 डिग्री। देखिए नॉर्मल एक्सिस का मतलब क्या है? भाई आपको नॉर्मल एक्सिस पता होना चाहिए क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का। हार्ट का जो नॉर्मल एक्सिस रहता है, नॉर्मल एक्सिस का मतलब हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज है उसका डायरेक्शन। भाई जब आप हार्ट देखेंगे, ये सेंटर है, मैंने एक सर्कल बना दिया है 360 का, ये हार्ट है। हार्ट की नॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का डायरेक्शन रहता है लेफ्टवर्ड एंड डाउनवर्ड। ठीक है, अगर इसको अपन डिग्री से देखें तो इसकी नॉर्मल जो हार्ट की डिग्री रहती है, नॉर्मल हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज की डिग्री रहती है वो रहती है -30, ये रहती है 0, देन +30, +60 एंड देन ये आ गई +90। तो -30 से +90 ये रहती है नॉर्मल, मतलब नॉर्मल एक्सिस। कहने का मतलब है, समझिए कि जो हार्ट है उसकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी नॉर्मल डायरेक्शन में फ्लो करती है। नॉर्मल डायरेक्शन अपन कहां से कहां तक बोलेंगे? -30 डिग्री से +90 डिग्री तक। और नॉर्मल क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का एक्सिस होता है वही नॉर्मल रहता है -30 से +90 तक। मतलब उसकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इस डिग्री के बीच में ही नॉर्मली फ्लो करती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए आप, वेव्स ऑफ द क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस की वेव्स के बारे में अपन पढ़ेंगे। सबसे पहली है अपनी क्यू वेव। अपन ये लास्ट टॉपिक में पढ़ लिया था, पर यहाँ पे थोड़ा सा अपन इंट्रो देख लेते हैं। ठीक, क्यू वेव क्या है? इट इज द फर्स्ट वेव ऑफ द क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की जो फर्स्ट वेव है
वो है अपनी क्यू वेव, ठीक है, प्रोड्यूस बाय द सेप्टल डिपोलराइजेशन। क्यों बनती है? सेप्टम के डिपोलराइजेशन की वजह से बनती है। नेक्स्ट देखिए आर वेव, इट इज द फर्स्ट पॉजिटिव रिफ्लेक्शन ऑफ द क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में जो फर्स्ट पॉजिटिव रिफ्लेक्शन, देखिए ये नेगेटिव है, ये क्या है? फर्स्ट पॉजिटिव रिफ्लेक्शन है, ठीक है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में, फॉर्म बाय द मेजर पार्ट ऑफ द वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकल्स के मेजर पार्ट के डिपोलराइजेशन की वजह से, ठीक है, यहाँ पे डिपोलराइजेशन में आप लिख लेना, मेजर पार्ट ऑफ द वेंट्रिकल्स के मेजर पार्ट के डिपोलराइजेशन की वजह से बनता है अपनी आर वेव बनती है। नेक्स्ट देखिए एस वेव, तो इट इज द नेगेटिव डिफ्लेक्शन फॉर्म ड्यू टू स्लो वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन। और जो ये एस वेव है ये क्यों बनती है? वेंट्रिकल के स्लो डिपोलराइजेशन की वजह से। भाई जो मेजर पार्ट है वो तो पहले डिपोलराइज हो जाएगा, उसके बाद में जो ये वाला पार्ट है अपर पोर्शन, ये थोड़ा स्लो डिपोलराइज होता है, थोड़ा लेट डिपोलराइज होता है, ठीक है। वेंट्रिकल जो है वो डिपोलराइज एक साथ नहीं होता, पहले सेप्टम होता है, फिर मेजर पार्ट होता है, फिर अपर पार्ट होता है, ठीक है। तो उसके जब सेप्टम डिपोलराइज होता है तो क्यू वेव बनती है, जब मेजर पार्ट होता है तो आर वेव, और जब अपर पोर्शन होता है तब एस वेव। तो इन तीनों से बनती है क्यू आर और एस, इसलिए इसको अपन कंप्लीट क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है इसके बारे में। नेक्स्ट पॉइंट देखिए ड्यूरेशन, द ड्यूरेशन ऑफ द क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स इज लेस इन इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रंस। चिल्ड्रंस और जो इन्फेंट्स है, जो नवजात शिशु जो होते हैं, जस्ट अभी जन्मे हुए बच्चे या छोटे बच्चे जो रहते हैं, उनके अंदर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की जो ड्यूरेशन है, और जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स देगी, ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, इस क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की जो ड्यूरेशन है ये थोड़ी कम होती है। किनके कंपैरिजन में देखा जाए तो, अदर एडल्ट के कंपैरिजन में देखा जाए तो ये कम रहती है, ठीक है। कितनी रहती है वो देखिए, द क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स कॉरस्पॉन्ड टू द फेज जीरो ऑफ द एक्शन पोटेंशियल। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो है, ठीक है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो है उसकी वो किससे एक्शन पोटेंशियल की फेज जीरो से कॉरस्पॉन्ड करता है। देखिए इस पॉइंट को आप समझिए, फेज जीरो से कैसे कॉरस्पॉन्ड करता है। जब आपने एक्शन पोटेंशियल पढ़ा था तो आपको मैंने 5 फेज बताई थी, ठीक है, 5 फेज बताई थी। कौन कौन सी? देखिए फेज जीरो, ये सॉरी ये फेज 4, फेज 0, फेज 1, फेज 2 और फेज 3, ठीक है। 4, 0, 1, 2 और 3 कितनी हो गई? 5 फेज, ठीक। ये है रेस्टिंग फेज। इस टाइम पे क्या होता है, अपने सोडियम चैनल्स जो क्या होते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? सोडियम चैनल्स एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है। सोडियम चैनल्स एक्टिवेट होंगे, सोडियम बाहर से अंदर की तरफ आएंगे, सेल में क्या बढ़ेगा? पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, सेल क्या करेगी? डिपोलराइजेशन। तो जो ये फेज 0 है ये किसको बताती है? अपने किससे सिमिलर है? ये किससे सिमिलर है? क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स से। क्योंकि क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या बताता है? वेंट्रिकल का डीपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर के डीपोलराइजेशन। और फेज 0 क्या बता रही है? डीपोलराइजेशन। किसका? वेंट्रिकल्स का। तो दोनों सिमिलर हुए ना भाई। फेज 0 क्या बताती है? वेंट्रिकल का डीपोलराइजेशन। इस टाइम पे क्या हो रहा है? वेंट्रिकल्स डीपोलराइज कर रहे हैं। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या बता रहा है ईसीजी के अंदर अपन को? कि वेंट्रिकल्स क्या कर रहे हैं? डीपोलराइज कर रहे हैं। तो दोनों सिमिलर हुए नहीं हुए, ठीक है। तो इसलिए क्या है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स कॉरस्पॉन्ड टू द फेज 0, मतलब ये से सिमिलर होती है किससे? फेज 0 से ऑफ द एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल में अगर देखा जाए क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स तो वो फेज 0 से सिमिलर होता है या कॉरस्पॉन्ड करता है, ठीक है। यहाँ आपको समझ में आया। अब इसकी जो नेक्स्ट क्लास है, नेक्स्ट टॉपिक है, उसमें आपको और आगे बताता हूँ, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए। तो आगे देखिए, अब जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है उसकी ड्यूरेशन के बारे में अपन बात करते हैं कि क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की ड्यूरेशन होती कितनी है, ठीक है। जब आप क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की ड्यूरेशन देखेंगे तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की नॉर्मल जो ड्यूरेशन है, उसकी जो नॉर्मल टाइम है उसको बनने में जो टाइम लगता है वो कितना रहता है? आपको ध्यान रखना है 0.062 0.10 सेकेंड, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। उसका रीजन क्या है? क्योंकि ये ड्यूरेशन ही अपन को एबनॉर्मलिटीज पता करने में काम आएगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना कितना रहता है? 0.06 to 0.10 सेकेंड इसका नॉर्मल ड्यूरेशन रहता है। देन इसके बाद में देखिए, ड्यूरेशन ऑफ द क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वेरीज फ्रॉम 0.06 to 0.10 सेकेंड इन एडल्ट्स। अब देखो ये वेरीज का मतलब है कि चेंज होता रहता है, ऐसा नहीं है फिक्स यही है। क्योंकि एडल्ट्स में मैंने बताया एडल्ट्स में थोड़ा ज्यादा होता है। इन्फेंट्स जो रहते हैं, जो बच्चे रहते हैं, उनमें थोड़ा सा कम रहता है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स नैरो रहता है, तो वो थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है। देन आगे देखिए एम्पलीट्यूड, मतलब कि जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है उसके अपन हाइट अगर देखें या डेप्थ उसकी देखें तो वो कितनी रहेगी। तो देखिए एम्पलीट्यूड ऑफ द क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स इन लिम्ब लीड्स शुड मेजर देन 5 mm या 5 mm से ज्यादा। अगर नॉर्मल अपन क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की बात करें, ठीक है, ये जो नॉर्मल क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है, तो जब आप लिम्ब लीड देखेंगे, लिम्ब लीड कौन सी होती है? लीड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, एवीआर, एवीएल एंड एवीएफ। जब आप ये लिम्ब लीड्स देखेंगे तो इन लिम्ब लीड्स के अंदर आपको जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है उसका जो नॉर्मल एम्पलीट्यूड है वो कितना होना चाहिए?
5 mm या फिर 5 mm से ज्यादा होना चाहिए, या तो 5 mm या 5 mm से ज्यादा होना चाहिए लिम लीड्स के अंदर, ठीक है। लीड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, एवीआर, एवीएफ, इन 6 लीड्स के अंदर, ठीक है, 6 लिम लीड्स के अंदर। देन इसके बाद अगर अपन चेस्ट लीड्स की बात करें तो चेस्ट लीड्स में क्या है कि 10 mm से ज्यादा होना चाहिए किसके अंदर, चेस्ट लीड्स के अंदर। 10 mm या 10 mm से ज्यादा। चेस्ट लीड कौन सी होती है, V1 टू V6। जब आप V1 से V6 लीड देखेंगे तो इन सब में जो है 10 mm या 10 mm से ज्यादा होना चाहिए QRS कॉम्प्लेक्स, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इफ द एम्पलीट्यूड, ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको ध्यान से देखना है। इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द QRS कॉम्प्लेक्स इज लेस देन 5 mm, अगर QRS कॉम्प्लेक्स का एम्पलीट्यूड 5 mm से कम है लिम लीड्स के अंदर और 10 mm से कम है चेस्ट लीड्स के अंदर, तो उसको अपन क्या कंसिडर करेंगे, उसको अपन बोलेंगे लो वोल्टेज QRS कॉम्प्लेक्स या फिर लो वोल्टेज ECG, ठीक है। लो वोल्टेज QRS कॉम्प्लेक्स या फिर लो वोल्टेज ECG क्या है कि अगर लिम लीड्स के अंदर QRS कॉम्प्लेक्स 5 mm से कम है और चेस्ट लीड्स के अंदर 10 mm से कम है तो उसको अपन बोलेंगे लो वोल्टेज ECG, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आप देखिए, अब है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ QRS कॉम्प्लेक्स, मतलब क्या क्या विशेषता है, क्या क्या इसके मेन पॉइंट्स है वो आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। सबसे पहला है QRS कॉम्प्लेक्स मेनली पॉजिटिव होता है, किसके अंदर, लीड फर्स्ट, AVL, V5, V6, सेकंड, थर्ड और AVF, ठीक है। किसको छोड़ा, सिर्फ 2 लीड्स रहती है, कौन कौन सी, जब आप लिम लीड्स की बात करेंगे तो लिम लीड्स में आप देखोगे कि एक लीड रहती है, कौन सी, AVR। और मैंने जब AVR बताया था आपको, AVR क्या होती है, ऑगमेंटेड वेक्टर राइट। तो ऑगमेंटेड वेक्टर राइट क्या होती है, जैसे एंथोमिन्स ट्रायंगल मैंने बताया था, तो एंथोमिन्स ट्रायंगल में जो राइट आर्म पे जो लगती है वो है AVR लीड। तो AVR लीड नेगेटिव क्यों होती है, ये पॉजिटिव क्यों नहीं होती, क्योंकि हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी लेफ्ट डायरेक्शन में जाती है, ठीक है। इस लीड से दूर जा रही है, इस लीड से दूर जाने के कारण AVR लीड क्या आती है, पॉजिटिव आएगी, सॉरी नेगेटिव आएगी। ये जो है, ये जो पॉइंट है इसको आपको पहले आरवेव के बारे में, एसवेव के बारे में, क्यूवेव के बारे में आप जब पढ़ोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने उसमें क्यूवेव में, आरवेव में और एसवेव में आपको अच्छे से समझाया कि पॉजिटिव क्यों हो रही है और नेगेटिव क्यों हो रही है, ठीक है। जो एसवेव है वो क्यों जा रही है, आरवेव क्यों बन रही है, तो उसका रीजन मैंने वहां बताया। अगर आप वो टॉपिक कवर कर लोगे तो ये आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो QRS कॉम्प्लेक्स क्या है, लीड फर्स्ट में, AVL में, V5, V6, सेकंड, थर्ड और AVF, इनके अंदर क्या रहती है, पॉजिटिव रहती है, ठीक है। देन उसके बाद में देखिए कि QRS कॉम्प्लेक्स नेगेटिव रहता है लीड AVR, V1 और V2। यहाँ पे क्या गया, जो बच गई जो लीड्स है, 3 लीड्स कौन कौन सी, लीड AVR फर्स्ट और V2, सॉरी AVR, V1 और V2, इनके अंदर QRS कॉम्प्लेक्स क्या रहता है, नेगेटिव रहता है। देखिए जब आप V1 देखेंगे, V2 देखेंगे तो इनके अंदर R वेव कम आएगी, S वेव ज्यादा आएगी, R वेव कम आएगी, S वेव ज्यादा आएगी, तो ये क्या नेगेटिव QRS कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो QRS कॉम्प्लेक्स नेगेटिव रहता है V1, V2 में और रहता है लीड AVR में। AVR का रीजन मैंने बताया, क्योंकि जब एंथोमिन्स ट्रायंगल देखेंगे AVR लीड लगती है अपनी यहाँ पे राइट आर्म पे, AVR, AVR लीड होती है अपनी राइट आर्म पे। हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है किस डायरेक्शन में, लेफ्ट डायरेक्शन में, ठीक है, लेफ्टवर्ड और डाउनवर्ड। तो इस इलेक्ट्रोड से तो दूर जा रही है, इस इलेक्ट्रोड से दूर जाने की वजह से AVR में क्या आएगा, नेगेटिव ज्यादा आता है, पॉजिटिव कम आता है। वहीं V1, V2 में देखे हो क्या, तो V1, V2 लगती है राइट साइड में, हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जाती है लेफ्ट डायरेक्शन में, इनसे दूर जा रही है तो इसलिए इन दोनों में क्या आता है, नेगेटिव आता है, ठीक है। मैंने बताया था इलेक्ट्रोड के, अगर इलेक्ट्रोड के पास में इलेक्ट्रिकल इंपल्स आती है तो पॉजिटिव आता है, इलेक्ट्रोड से दूर जाती है तो नेगेटिव आता है। तो यहाँ पे आपको QRS कॉम्प्लेक्स जो है वो कैसा दिखेगा, V1, V2 AVR में नेगेटिव देखने को मिलेगा। बाकी जो लीड्स है कौन सी, फर्स्ट AVL, V5, V6, थर्ड, सेकंड, थर्ड और AVF, इनमें क्या दिखेगा, आपको पॉजिटिव देखने को मिलेगा, ठीक है। अब देखिए कि कुछ लीड्स ऐसी होती है जिनके अंदर QRS कॉम्प्लेक्स बाइफेजिक भी हो सकता है। देखिए अब आप समझिए, आपको इजी तरीके से मैं एक बार बताता हूं। ये वेंट्रिकल का लोअर वाला पार्ट है, समझिए, ठीक है। ये जो है वेंट्रिकल का जो बेस मेजर पार्ट है वहां है, ये V1 है, ये V2 है, V3, V4, V5 एंड V6, ठीक है। अब देखिए ये V6 है, ये V5 है, V4, V3, V2 और V1। अब यहाँ देखिए हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की जो डायरेक्शन है वो मेनली किस डायरेक्शन में थी, लेफ्ट साइड डायरेक्शन में, ठीक है, टुवर्ड्स द लेफ्टवर्ड एंड डाउनवर्ड रहती है, ठीक है। यहाँ पे V1, V2 से इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस क्या जा रही है, दूर जा रही है, तो इनमें तो क्या आएगा, नेगेटिव, मतलब S वेव ज्यादा आएगी, R वेव कम आएगी, S वेव ज्यादा आएगी, ठीक है। और V5, V6 में क्या आएगी, R वेव ज्यादा आएगी, S वेव कम आएगी, ठीक है। पर V3, V4 में क्या आएगा, दोनों ऑलमोस्ट इक्वल रहेगी, ठीक है। मैं ऐसे नहीं बोल रहा कंप्लीट इक्वल, ऑलमोस्ट इक्वल रहेगी, ठीक है। R और S ऑलमोस्ट इक्वल रहेगी, ठीक है। तो जब आप देखोगे, अब यहाँ पे एक पॉइंट समझने का है, जब आप V1 से V6 की तरफ मूव करोगे तो आपको R वेव जो है, देखिए यहाँ छोटी है R वेव, यहाँ बड़ी हुई, यहाँ और बड़ी हुई, यहाँ और बड़ी हुई, यहाँ और बड़ी, तो R वेव जो है
उसकी हाइट जो है वो इंक्रीज होती हुई जाएगी, ठीक है, आर वेव की हाइट जो है वो इंक्रीज होती हुई जाएगी। और एस वेव की जो डेप्थ है या उसकी एम्पलीट्यूड है या डेप्थ है वो क्या होती जाएगी, एस वेव की कम होती हुई जाएगी। कब? जब आप V1 से V6 की तरफ जाओगे। देखो इसमें ज्यादा है, इसमें ज्यादा कम होगी, फिर इसमें और कम हुई, इसमें और कम हुई, इसमें और कम हुई, इसमें और कम हुई। तो जब आप V1 से V6 की तरफ जाओगे तो आर वेव जो है वो बढ़ती हुई जाएगी, और V1 से V6 की तरफ जाओगे तो एस वेव कम होती हुई जाएगी। तो अब देखिए, जब आपको पता है कि आर वेव जो है बढ़ती हुई जा रही है, तो V6 और V5 में तो सबसे ज्यादा टॉल हुई, तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या हुआ इसमें, पॉजिटिव। यहाँ इन दोनों में क्या होगा, नेगेटिव। और जब V3 और V4 देखोगे आप, तो दोनों में क्या रहता है कि R और S ऑलमोस्ट इक्वल रहती है, इसलिए अपन इसको बाइफेजिक बोल देते हैं और दोनों इक्वल बोल देते हैं। नेक्स्ट देखिए, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स नॉर्मली बाइफेजिक इन लीड 3 और V4। बाइफेजिक मतलब दोनों फेज वाला, क्यों R भी है और S भी है, दोनों इक्वल है, तो इसलिए अपन बाइफेजिक बोलेंगे कि क्या है, लीड V3 और V4 के अंदर आपको क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स R और S देखने को मिलेगी इक्वल, एंड समटाइम्स इन लीड थर्ड, कभी कभार अपन को लीड थर्ड में भी देखने को मिल सकती है। देन उसके बाद में देखिए, नॉर्मल क्यू वेव इज लेस देन 0.04 सेकंड ड्यूरेशन। जो नॉर्मल क्यू वेव है, ठीक है, वो आपकी उसकी नॉर्मल ड्यूरेशन कितनी रहती है, 0.04। अगर अपन क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की बात करें तो सिर्फ यहाँ पे क्यू वेव की बात हो रही है, सिर्फ क्यू वेव की बात हो रही है, तो उसकी ड्यूरेशन कितनी रहती है, लेस देन 0.04, मतलब एक स्मॉल बॉक्स से कम जो है क्यू वेव रहती है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के अंदर, ठीक है। और लेस देन 25% ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द आर वेव इन ऑलमोस्ट ऑल लीड्स। और लगभग सभी लीड्स के अंदर अगर अपन देखें तो जो क्यू वेव है वो आर वेव की 25% से कम हाइट वाली रहती है। मतलब कि अगर देखिए यहाँ पे आर वेव 100 mm की है, तो जो क्यू वेव है वो कितनी होगी, 25 mm से कम। मतलब आर वेव की जितनी हाइट है उससे उसके 25% से कम की अपन को क्या देखने को मिलती है, क्यू वेव देखने को मिलती है। सिर्फ कुछ लीड्स को छोड़ के, जैसे कि एसएफ लीड थर्ड और एवीआर, लीड थर्ड में और एवीआर में कभी कभार अपन को क्यू वेव थोड़ी सी ज्यादा देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ द क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स इन एडल्ट्स। भाई नॉर्मल ड्यूरेशन जो रहेगा वो कितना रहेगा, 0.06 टू 0.10 सेकंड इसका नॉर्मल ड्यूरेशन रहेगा, ठीक है। यहाँ पे नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको बता दिए। इसमें याद करने जैसा क्या है आपको, देखो सबसे पहले क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या होता है, क्यू आर और एस से मिलकर बनता है। देन उसके बाद में इसका जो क्यों बनता है, ये रीजन क्या है इसका बनने का, वो है डिपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल्स के डिपोलराइजेशन की वजह से ये बनता है, ठीक है। नॉर्मल ड्यूरेशन कितनी रहती है, 0.06 टू 0.10 सेकंड रहती है। अगर एम्पलीट्यूड की बात करें अपन, तो एम्पलीट्यूड में अगर अपन करेंगे तो कितना रहता है एम्पलीट्यूड इसका, कि 5 mm में 5 mm से ज्यादा होना चाहिए लिमिट्स के अंदर, और 10 mm में 10 mm से ज्यादा होना चाहिए चेस्ट लीड्स के अंदर। अगर 5 mm से कम है लिमिट्स के अंदर और 10 mm से कम है चेस्ट लीड्स के अंदर, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, लो वोल्टेज क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स या लो वोल्टेज ईसीजी अपन उसको बोलेंगे, ठीक है। नॉर्मली ये लगभग सब में पॉजिटिव होता है, ठीक है। लीड फर्स्ट में, एवीआर में, V5 में, V6 में, ठीक है, सेकंड में और एवीएफ में, थर्ड में और एवीएफ में, ठीक है। बाकी पॉजिटिव नेगेटिव किस में होता है, बाइफेजिक किस में होता है, V3 V4 में, और नेगेटिव किस में होता है, एवीआर V1 और V2 में, ठीक है। ये मेन पॉइंट्स हो गए आपके। अगर ये आप लिख देते हो तो ये बहुत अच्छी चीज है, इनको आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये आगे काम आएगी। जब अपन एबनॉर्मलिटीज पढ़ेंगे तो यही पॉइंट्स अपन को वहां पे याद रखने हैं और यही पॉइंट अपन को काम आएंगे, ठीक है। तो नॉर्मल ड्यूरेशन, एम्पलीट्यूड वगैरह आपको ध्यान रखना है। बाकी अगर क्वेश्चन इसका अगर लेंथ दिया जाता है कि आपसे 10 नंबर में क्वेश्चन पूछ लेता है, तो आप इसमें क्या करेंगे, देखो इसमें अगर आपको 10 नंबर में आ जाता है तो आपको जो ही कंटेंट कराया है मैंने, इसको आप बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर 10 नंबर में आता है तो आपको पता है कि ये कंटेंट इतना नहीं है, तो आपको जो क्यू वेव है, आर वेव और एस वेव है तो पार्ट क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का, तो उनको आप थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर 20 नंबर में आता है तो उनको भी कंप्लीट एक्सप्लेन कर दीजिए। अगर 5 नंबर में आता है तो 5 नंबर के, वैसे क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का क्वेश्चन 5 नंबर में ही आता है, तो 5 नंबर के अकॉर्डिंग ये जो कंटेंट मैंने कराया है वो इनफ है, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट आता है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स को लेके या किसी भी अदर टॉपिक को लेके, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आप पहले के जो वीडियोज है मेरे, ठीक है, क्यू वेव, आर वेव, एस वेव, जो नॉर्मल चीजें हैं, ईसीजी इंटरप्रिटेशन, वो सब आपको पढ़नी है। देखो वो आप अगर देखोगे तो आगे जो भी टॉपिक्स अपने होते जाएंगे वो आपको इजीली क्लियर होते जाएंगे, ठीक है। इजीली क्लियर होंगे, आपको बेनिफिट होगा। तो पहले के टॉपिक्स को आपको कवर करना है। अगर कोई भी आपको डाउट आता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।